हेलो एवरीवन। होप आप लोगों की जो है नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग इस सीरीज में जो है डिकोड एनसीईआरटी लाइंस में अब तक द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट, स्टेम, लीफ का पोर्शन जो है कवर कर लिया जाए। और हम हमेशा कहता हूँ, या मैं जो है इस बारे में ज़्यादा आपको फोर्स करता हूँ, ये इसलिए कि एनसीईआरटी की जो लाइनिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। उसकी एक एक लाइन के मीनिंग को समझना बड़ा मायने रखता है। और सिर्फ रीडिंग देना, है ना, से काम चलेगा नहीं। रीडिंग के साथ साथ उसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे किसी टॉपिक की या रेगुलर सब्जेक्ट की, तब तक एग्जाम में जो है बहुत बेहतर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब आपकी पकड़ या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो फिर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं तो बड़ा इजीली जो है वो बनता है। अगर मान लेते हैं कि ऐसे ही तैयारी अगर हर सब्जेक्ट का कर लिया जाए तो फिर कंपटीशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी, है ना, हो जाता है। और मैं इस चीज को खुद पे अप्लाई किया हूँ, है ना। मैं खुद जो है टॉप 100 में जो है बड़े बड़े जो नेशनल के एग्जामिनेशन हैं सब में जो क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना रहता है, किसी टॉपिक पे जो है किस तरीके से हमें एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है जो है। तो वही स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे, है ना। और एक एक चीज को जो है क्लियरली जो है अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट जो आपका इसमें छुपा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे जो। तो लेट्स बिगिन, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी और इसका तो फ्लावरिंग प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. कह रहा है कि the wide range है ना, in the structure of higher plants, हायर प्लांट्स के स्ट्रक्चर में जो इतनी सारी जो है आपको डाइवर्सिटी है ना, वैरायटी देखने को मिलता है ना, ये हमें कभी फेल नहीं होंगे या कभी फेल नहीं होते हैं टू फैसिनेट अस, हम लोगों को फैसिनेट करने से, है ना, आश्चर्यचकित करने से ये कभी फेल नहीं होंगे। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. कह रहा है इवन दो एंजियोस्पर्म, है ना, हालांकि एंजियोस्पर्म जो है वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है ना, बहुत ज्यादा इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कह रहा है कि वेरिएशंस तो इसमें है, बहुत सारे हैं, बट दे आर ऑल करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स, है ना। बट इस सारे
जो आपका वैरायटीज वेरिएशंस हैं ही सब में, बट सब जो है चाहे कितने भी प्रकार का वैरायटी क्यों ना देखने को मिल जाए, सारे प्लांट्स में क्या प्रेजेंस रहता है? द रूट्स। रूट्स आपको रहेंगे ही रहेंगे, स्टेम आप में उसमें रहेंगे ही, लीव्स भी रहेंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, फ्रूट भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, है ना? और फिर ये चीजें आपको सारे प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो उसमें कितना ही वेरिएशंस क्यों ना हो। इन चैप्टर 2 and 3, है ना, चैप्टर 2 and 3 में we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, कह रहा है कि कोई भी एक जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन के लिए, है ना, एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, या किसी भी हायर प्लांट की समझ बनाने के लिए, और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इवन प्लांट को छोड़िए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए या एक उसकी एक अलग एक क्लासिफिकेशन के लिए, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स, हमें एक स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स जानने की जरूरत होती है, एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ है? एक्सटर्नल फीचर्स। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, है ना? उसी तरीके से जैसे हम लोग बोल देते हैं एंडोसियम। एंडोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टामेन, है ना, एक वर्ल में जो है। कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स क्या है? एक वर्ल में जितने भी आपका सेपल प्रेजेंट है उसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स एक टर्म हो गया, इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। कोरोला एक टर्म है ना? ये टर्म जो है इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, इसका क्या डेफिनेशन है? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है को जानना और उसकी, है ना, समझ होना बहुत जरूरी है। We also need to know about the possible variations in different parts, और हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या पॉसिबल वेरिएशंस हैं इसकी भी जानने की जरूरत है ना? फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट, और जो अलग अलग एनवायरनमेंट में जो है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन भी पाया जाता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। दैट इज एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में क्या कैसे वो अडेप्ट करते हैं, है ना? और फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए जो है वो उसमें क्या किस तरह का बदलाव आते हैं, किस तरह का चेंजेज आते हैं, है ना? क्लाइंबिंग के लिए क्या उसमें फॉर्मेशन होता है, स्टोरेज के लिए जो है क्या चेंजेज या क्या उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, ये सब चीज़ों को जो है हम लोग जानने की जरूरत है। इफ यू पुल आउट एनी वीड, यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। किसी भी वीड को, किसी भी वैसे, है ना, वीड्स मतलब वैसे प्लांट जो अनवांटेड रूप से ग्रो किया हुआ है फील्ड में जो है, उसको अगर आप पुल करते हैं, यानी उसको आप जो है ना जमीन से निकालते हैं, तो उसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। दे मे बी बियरिंग फ्लावर, और उसमें हो सकता है फ्लावर भी हो, फ्रूट भी हो, है ना? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। अगर वो जमीन है, ये मान लेते हैं आपका सॉइल हो गया, ये आपका एयर है, तो इसके अंदर जो भी कुछ है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, है ना, सिस्टम अंडर द ग्राउंड। और इसके बाहर जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं सूट। तो while द पोर्शन above द ग्राउंड, है ना, ये आपका ग्राउंड हो गया,
ये ग्राउंड हो गया आपका। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। तो हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grow inside the soil। हम लोग जब कोटिलिडन के बारे में पढ़ते हैं ऐसे करके, है ना। ये कोटिलिडन है, ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका रेडिकल है। तो रेडिकल जो है आपका, और ये आपका प्लूम्यूल है, और ये आपका रेडिकल है। ये जब ग्रो करेंगे तो ये ही आपका जो है रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका हो गया रेडिकल, बन जाता है प्राइमरी रूट, है ना। हम्म। फिर इसमें विथ ग्रो इनसाइड द सॉइल, और ये कहाँ पे ग्रो हो रहा है? ये जो है ग्रो इनसाइड द सॉइल। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ द सेवरल ऑर्डर्स, है ना। अलग अलग ऑर्डर का जो है इसके पास लेटरल रूट हो जाएंगे। लेटरल रूट क्या हो गया? मान लेते हैं इससे जो है एक रूट निकल गया, है ना। इससे जो है आपका एक रूट निकल गया, ये हो गया सेकेंडरी रूट। फिर इससे कोई रूट निकल गया, है ना, ऐसे करके। तो ये आपका हो गया टर्सरी रूट। ये हो गया आपका सेकेंडरी रूट, ऐसे करके ऐसे करके। फिर इससे कुछ निकल गया तो वो टर्सरी रूट हो गया। सेवरल ऑर्डर का आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, है ना। इस तरह से बहुत आपका उसमें बनते जाएंगे जो है अलग अलग ऑर्डर का जो है रूट बनते जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा, इसी तरह से एंड सो ऑन चलते रहेगा। डेटा रेफर टू एज सेकेंडरी रूट ना। प्राइमरी से जो बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो बनेगा टर्सरी, है ना। इसी तरह से आगे जो है होते जाएगा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज कंस्टिट्यूट, प्राइमरी रूट और इसके जो ब्रांचेज होंगे उसको सब मिलके बनाएगा आपका टैप रूट सिस्टम। क्या बनाएगा? टैप रूट सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका प्राइमरी रूट हो गया, है ना। ये आपका प्राइमरी रूट हो गया, और फिर इसमें से आपका सेकेंडरी रूट बन गया, ये आपका सेकेंडरी रूट बन गया। और इसमें से फिर जो है ये आप देखेंगे तो ये इस तरह का टर्सरी रूट जो है इसमें निकल रहा है। तो ये सब मिलके जो है आपका रूट सिस्टम बनाता है। एज इन सीन इन द मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड प्लांट में जो है हम लोग जो है अभी फिगर देखे। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उसमें जो ये जो आपका प्राइमरी रूट था वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी मान लेते हैं ये मतलब प्राइमरी रूट, और ये आपका स्टेम है। बट ये रूट जो है आपका, ये आपका स्टेम है, ऐसे करके, है ना। ये डिजनरेट हो जाते हैं, ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। और इसमें से इस तरह से जो है फाइब्रस रूट निकलते हैं स्टेम का जो है बेस से। ये आपका बेस ऑफ द स्टेम है। बेस ऑफ द स्टेम को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेस ऑफ द स्टेम है, यहाँ से ये फाइब्रस रूट निकला। कौन निकला? फाइब्रस रूट। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट is short-lived and is replaced by large number of roots. These roots originate from the, ये roots कहाँ से originate हो रहे हैं? From the base of the stem. base ये जो है आपका, ये base of the stem है, ये जो है
बेस ऑफ द स्टेम है, यहाँ से निकल रहा है, रेडिकल अब खत्म हो गए। ये रेडिकल जो है, ये प्राइमरी जो रूट थे ये खत्म हो जाते हैं, है ना, डिजनरेट हो जाएंगे। और अब वो जो रूट बनेंगे वो रेडिकल वाले रूट खत्म हो गए, अब वो स्टेम से जो है निकल रहे हैं। याद रखना है, बेस ऑफ द स्टेम से जो रूट निकल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। एज सीन इन द व्हीट प्लांट्स, फिगर 5.2 बी। ये आपका जो फिगर है ये यहाँ से, ये आपका फाइब्रस रूट, इसमें सब फाइबर जैसा रूट जो है आपका बेस के स्टेम से निकला हुआ है। और ये आपका ना रेडिकल से प्राइमरी रूट बना, फिर इसमें से सेकेंडरी ऐसे करके बन रहा है ना, वैसे तो ये हो गया आपका टैप रूट। फिर इसमें से मान लेते हैं कुछ इस तरह से निकलेगा, साइड से ऐसे निकल रहा है, साइड से आपको ऐसे करके निकल रहा है, फिर टर्सरी रूट हो गया। तो ऐसा मिला के जो है सब मिलके टैप रूट सिस्टम बना दिया ए फिगर में, फाइब्रस रूट बी में, है ना। और एडवेंटिशियस रूट है वो अदर देन द रेडिकल, है ना, रेडिकल जहाँ है वहां से ना बन करके, उस लोकेशन में ना बन करके किसी स्टेम में जा करके बन रहा है। जैसे यहाँ पे ये सब स्टेम है, यहाँ पे आपके सब रूट बन रहा है ना। आप बनियान का जो है ट्री देखे होंगे, वहां पे बन जाते हैं क्रॉप रूट, है ना, इस तरीके से स्टेम रहते हैं, है ना, ऐसे। यहाँ से रूट जो है निकला हुआ रहता, ये आपका बनियान का जो है tree है। ये आपका क्रॉप रूट होते हैं। या फिर आप देखे होंगे मेज में, मेज में जो है इस तरीके से रूट तो रहते ही हैं, बाकी जहाँ पे नोड होते हैं वहां से ऐसे करके, है ना, स्टिल्ट रूट जो है निकले रहते हैं। मेज में, गन्ने में इस तरह का सपोर्ट का काम करता है। तो ये सब एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, है ना, जैसे कि आपका ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, एंड द बनियान ट्री, बनियान का जो ट्री है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल जो है उससे अलग हटकर किसी अदर पार्ट से जो है अगर आपका रूट डेवलप हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। हालांकि जो फाइब्रस रूट है वो भी रेडिकल से नहीं बन रहा था, स्टेम के बेस से बन रहा था, तो एक प्रकार का जो फाइब्रस रूट है वो एडवेंटिशियस रूट ही है। बट फाइब्रस रूट जो है वो आपको लोकेशन फिक्स है, जहाँ पे रेडिकल थे वो रेडिकल खत्म हो जाएंगे और उस जगह पे फाइब्रस रूट जो है उसका जगह ले लेता है। बट एडवेंटिशियस रूट आपका उस जगह पे ना बन करके अदर देन कहीं और जो है आपका स्टेम पार्ट से बन रहा है, स्टेम के बेस से नहीं, जहाँ पे रेडिकल था वहां पे नहीं, हम दूसरी जगह पे अगर बन रहा है तो फिर उसको बोल देते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट, स्पष्ट रूप से। और वही एडवेंटिशियस अगर वो जहाँ पे रेडिकल थे वो खत्म हो गए और स्टेम के बेस से निकल रहे हैं, तो उस एडवेंटिशियस रूट वो भी है, बट उसको हम लोग एक टर्म देते हैं फाइब्रस रूट, है ना। ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। The main function of the root system are absorptions of water and minerals. रूट का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एक ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा हो गया प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। तो एंकरेज है ना, दूसरा फंक्शन हो गया आपका एंकरेज देना, ए से एंकरेज, ए से एब्जॉर्प्शन, हाँ, और वाटर। उसके बाद है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में जो है हेल्प करता है, तीसरा फंक्शन। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, चौथा फंक्शन। तो ए से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, ए से आपका एंकरेज, एस से आपका स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, एंड एस से जो है अगर
नेक्स्ट जो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये चार है ना, ए एस स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। ए से अब्जॉर्प्शन, ए से एंकरेज, एस से स्टोरेज, एस से सिंथेसिस, है ना। फिर इससे आगे जो है आपका सारा सिंथेसिस है तो फिर उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कर देंगे, स्टोरेज है तो रिजर्व फूड मटेरियल कर देंगे, है ना। एंकरेज है तो भाई टू द प्रोवाइड ए प्रॉपर एंकरेज करवाता है प्लांट पार्ट्स को, है ना। मिट्टी से जो है वो जकड़ के रखता है ताकि प्लांट जो है कोई प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका करवाता है ना। रूट जो है, तो ये आपका चार फंक्शन हो गए। अब है रीजन्स ऑफ द रूट्स। तो रूट्स में जो रीजन्स हैं वो आपका एक रीजन हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो सेल्स हैं छोटे छोटे, ये सब जो दिख रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, है ना। ये बहुत फास्ट डिवीजन करते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, है ना। और इसकी जो सेल वॉल होते हैं वो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप नहीं होते हैं। वैक्यूल्स में भी इसमें जो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं ताकि जो है रूट का जो है आगे जो है ग्रोथ हो पाए, आगे जो है अंदर वो डीप सॉइल में जो है अंदर जा पाए जो है। तो रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद है रीजन ऑफ द इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये मान लेते हैं ऐसे करके छोटे छोटे सेल हैं, यहाँ पे सेल इलोंगेट होना शुरू करेंगे, यहाँ पे जो है सेल इलोंगेट्स, है ना, हो जाते हैं। और यहाँ पे सेल जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे सेल मेच्योर होकर के एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन को वो प्ले करता है। तो आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजन्स ऑफ द रूट। और सबसे टॉप पे जो है, टिप पे जो है रूट कैप होता है। ये भी जो है एक सेल का ही स्ट्रक्चर है ना। ये भी एक सेलुलर स्ट्रक्चर ही है, बट वो कैप के जैसा जो है एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं रूट कैप। इसका क्या क्या फंक्शन है इस सबको हम लोग एक करके यहाँ पे देखेंगे। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। जो रूट है वो कवर्ड है एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो ये रूट कैप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। इट क्या, इसका क्या फंक्शन है, तो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। जो है ना एपेक्स है जो यहाँ पे, ये बहुत ही पतला दुबला है ना, बहुत ही सॉफ्ट है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है यहाँ, है ना। इसको प्रोटेक्ट करके रखता है टेंडर एपेक्स से, जो टिप है रूट का एक तरह से, जो बहुत पतला दुबला और एकदम बहुत से सॉफ्ट है, उसको जो है ये प्रोटेक्शन देता है। और इसके लिए इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और मिट्टी में इसके लिए रास्ता भी बनाता है ना। वहां से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेज जो है निकलते हैं, फ्लूइड जैसा मटेरियल, वो क्या करता है मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएगा, जिसके थ्रू जो है वो सॉफ्ट टिश्यू आगे ग्रो कर पाएगा। फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप। अब रूट कैप के जस्ट, है ना, याद रखना फ्यू मिलीमीटर्स, क्वेश्चन मिलीमीटर दे सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, माइक्रोमीटर दे सकता है। यहाँ पे मिलीमीटर हमें याद रखना है। इतना एबव जो है, फ्यू मिलीमीटर से एबव रूट कैप का एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे सेलुलर जो है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होंगे, सेल रैपिडली जो है डिवाइड करते हैं और खूब सारा सेल बनाएंगे ताकि जो है रूट का ग्रोथ हो पाया जाए। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, है ना। वहाँ के जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड, है ना। उसका जो
सेल वॉल होते हैं वो बड़ा थिन होता है विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसमें जो है मान लेते हैं कि ये सेल है ऐसे करके, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, है ना, और वो रिपीटेडली डिवाइड करता है ना, बहुत फास्ट डिवाइड करता है। द सेल्स proximal टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, है ना, और इसके जस्ट जो है प्रॉक्सिमल यानी कि जस्ट इसके इधर वाले सेल, इधर वाले जो सेल होंगे वो इलोंगेशन में जाते हैं। यहाँ के सेल जो है वो जो होंगे वो लंबा लंबा होने लगेंगे, ऐसे करके लंबा लंबा होने लगते हैं, लंबा लंबा होने लगते हैं। एंड इनलार्जमेंट, रैपिड इलोंगेशन होंगे एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और ये रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कराने में ये रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, याद रखना है लेंथ में इलोंगेशन वाले जोन जो है वो रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसीलिए इस रीजन को रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस elongation zone gradually differentiate and mature। और यहाँ के जो सेल्स हैं elongation zone वाले वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं। Hence the zone of proximal to the region of elongation is called region of maturation। तो जो सेल्स ऑफ द elongation zones है ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होते हैं, इसीलिए जो आपका जोन है इसके जस्ट आगे वाला, है ना, इसके आगे वाले जोन ये धीरे धीरे ये सेल्स धीरे धीरे जा करके डिफरेंशिएट होंगे और मैच्योर होंगे। तो इसके जो प्रॉक्सिमल वाले जोन है ना, जोन ऑफ इलोंगेशन के और जो थोड़ा ये प्रॉक्सिमल मतलब उसके जस्ट बगल वाला इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread-like structure called root hair। यहाँ पे आप देखेंगे तो, है ना, यहाँ वाले सेल जो है ये ऐसे करके सेल थे, ऐसे करके आपका सेल है, एपिडर्मल सेल। इसी में से कोई सेल जो है वो इस तरह से इलोंगेट हो गया, ऐसे करके इलोंगेट हो गया, बट ये सिंगल सेल है ना। ऐसे करके मान लेते हैं ये सेल है, ऐसे इसी में से कोई इस तरह से जो है इलोंगेट करके इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका रूट हेयर बनाता है। तो ये आपका यूनिसेलुलर है, ये जो आपका सेल है ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है बट वो सिर्फ इलोंगेट हो गया, है ना, यूनिसेलुलर है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है आपका एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इस तरीके से आपका रूट हेयर बनते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो यूनिसेलुलर होते हैं। और ये एपिडर्मल जो है सेल है एक तरह से, रूट का अगर एनाटॉमी आप ऐसे कट करेंगे, है ना, ये एपिडर्मिस है, ऐसे करके ऐसी में से कोई इस तरह से रूट हेयर बनाते हैं, ऐसे करके कोई जो है आपका रूट हेयर बनाते हैं, है ना, ऐसे करके जो है ये रूट हेयर है और ये एपिडर्मल सेल है। ये भी एपिडर्मल सेल हो गया जो रूट हेयर बनाया, और ये भी आपका एपिडर्मल सेल है, और ये आपका रूट हेयर है, और ये यूनिसेलुलर कैसा है? यूनिसेलुलर है। और इसका क्या काम है? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। ये आपका रीजन ऑफ रूट्स हो गए। अब आते हैं स्टेम पे।
व्हाट आर द फीचर ऑफ दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम द रूट। तो रूट और स्टेम में क्या डिफरेंसेस है ना। रूट में आप देखेंगे तो वो रूट वहां से ऐसे निकले थे, ऐसे करके आपका जा रहा है। यहाँ पे कोई इंटर नोड नहीं है ना, नोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नॉट नोड, हाँ, नोड जो है आपका यहाँ पे एब्सेंट है। इस तरह का नोड और इंटर नोड का जो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, और स्टेम जो है ये आपका इस तरह से ऊपर जाएंगे है ना, ऐसे करके आपका लीफ बनेंगे। एक्सिस बियरिंग द ब्रांचेज, और इसमें जो है आपका ब्रांचेज भी बनते हैं जो है। लीव्स फ्लावर बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे इसमें। इट तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट है ना ऑफ द एक्सिस, बियरिंग क्या क्या बियर कर रहा है, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल। कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। जैसे इस तरह से कोटिलेडन बनाए थे, ये प्लूम्यूल हो गया और ये आपका रेडिकल हो गया। प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल है इससे जो है ये आपका डेवलप होता है, और रेडिकल से आपका रूट डेवलप होता है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें जो है इंटरनोड्स है ना, ऐसे करके स्टेम में ऐसे नोड और इंटरनोड आपका प्रेजेंट। ये आपका हो गया नोड, और ये भी हो गया आपका नोड। ये जो आपका बीच का डिस्टेंस है ये हो गया आपका इंटर नोड। बट रूट में जो है ये दोनों ना तो नोड प्रेजेंट है ना ही इंटर नोड, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। तो जो नोड्स है यहीं पे रूट डेवलप होते हैं। ये अगर हम ये बात करें स्टेम का, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका रूट हो गया। ऐसे रूट हो गया, और ये नोड हो गया। यहीं पे आपका लीफ बनते हैं है ना। जहाँ पे नोड है यहीं पे आपका लीफ बनते हैं, और ये आपका इंटरनोड, ये आपका इंटरनोड है। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। तो कह रहा है कि द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ पे लीव्स बनते हैं वहां पे इसको नोड बोलते हैं। व्हाइल द इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स, टू नोड्स के पोर्शन को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास जो है टर्मिनली बर्ड हो सकते हैं और एक्सिलरी बर्ड भी हो सकते हैं। टर्मिनली बर्ड का मतलब हुआ कि बर्ड जो है टर्मिनल पे ऐसे करके है ना, बर्ड यानी कि जिससे जो है आपका आगे ब्रांचेज बनते हैं, आगे ग्रोथ होता है। ये आपका टर्मिनल बर्ड हो गया है ना, ऐसे करके बर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, टर्मिनल बर्ड। और अगर यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है ना, फिर ये आगे डेवलप करके ब्रांच बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड है ना। ये बर्ड है, ऐसे करके आपका बर्ड है। ये आगे डेवलप होकर के है ना, ये इसी से फिर जो है ब्रांच बनता है, ऐसे करके ब्रांच लीफ जो है बनते हैं। फिर यहाँ पे टर्मिनल बर्ड होंगे। उसी तरीके से ये वाला है, ये है, आगे ग्रो करेंगे इसमें तो फिर ऐसे करके जाएंगे, और ये फिर इसमें जो है लीफ डेवलप होंगे। टर्मिनल बर्ड हो गया और एक्सिलरी बर्ड हो गया। ये टर्मिनल बर्ड हो गया और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है। तो द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स है ना, द स्टेम्स बियर बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन,
व्हेन यंग, जब यंग होंगे तो वो ग्रीन होंगे, और फिर लेटर जो है वो बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, बाद में जाकर के वो वुडी और डार्क ब्राउन बन जाते हैं। The main function of the stem is spreading out branches. मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, है ना, ब्रांच को स्प्रेड आउट कराना, वहां से बाहर निकालवाना। जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से ब्रांचेज बन रहे हैं, ऐसे करके ब्रांचेज आपका निकल रहे हैं, इसमें आपका लीफ लगे होंगे, है ना, इसमें आपका फ्रूट लगे होंगे। कह रहा है कि स्टेम्स स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेज बियरिंग द लीव्स, जो लीव्स उसके पास होंगे फ्लावर होंगे और फ्रूट होंगे, वैसे जो है आपका ब्रांच जो है बना रहे हैं। इट कंडक्ट्स वाटर, स्टेम का और क्या काम है? वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन, एंड द फोटोसिंथेट, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो आपका प्रोडक्ट बना, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज जो भी बना, तो हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेट्स, उसको जो है वो कंडक्ट करवाएगा, है ना। वाटर जो है, अगर देखा जाए तो वाटर जो है यहाँ से इसके अंदर जाएगा, और फिर वाटर जो है ऊपर जाएगा, और जो खाना बनेंगे, फूड जो बनेंगे, है ना, वो लीफ में आपका बनेंगे। ये फूड जो है ऐसे करके ना वो नीचे जाएगा, समथिंग ऐसे करके वो इधर आएगा, है ना। और जरूरत पड़ने पे जब पत्ते उत्ते जैसे कभी झड़ जाते हैं तो यहाँ पे खाना स्टोर है, वो फिर वापस बैक भी जा सकता है। तो फूड जो है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी, और ऐसे भी हो सकता है फूड। जो वाटर है वो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है, थ्रू इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, है ना। और ये किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जो है जाएगा। ये मेनली जो है ऊपर से नीचे आएगा, है ना, ये जरूरत पड़ने पे ये ऊपर, नीचे से ऊपर भी रूट से जो है फिर स्टेम में जाते हैं। जैसे पतझड़ आ गए, पत्ते खत्म हो गए, उस समय खाना तो प्लांट बनाता नहीं है, तो रूट तो लीफ है नहीं, तो उस समय जब ग्रो करेंगे, है ना, बर्ड जो है ग्रो करेंगे, उसके लिए उसको चाहिए फूड, उसमें वो रूट में जो या ना स्टेम में स्टोर्ड है फूड, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ जो है स्टेम होते हैं वो, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। जैसे पोटैटो, पोटैटो जो है आपका स्टेम है ना। पोटैटो जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है, वो आपको फूड स्टोर करने में काम कर रहा है। कुछ जो है वो सपोर्ट दिलाने में काम करता है, कुछ जो है वो प्रोटेक्शन में देने में काम करता है। एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेस प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम को कट करके आप लगा देंगे, फिर से उससे नया प्लांट जो है बन जाएंगे। प्रोटेक्शन में जैसे कुछ जो है आपका ऑक्सिलरी जो बर्ड होते हैं वो, है ना, हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर, कांटा जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जैसे बोगनविलिया में देखने को मिलता है ना। और सपोर्ट है तो स्टेम का टेंड्रिल्स बन जाते हैं, है ना, वहां पे भी आपको जैसे ग्रेप्स में देखने को मिल जाएंगे, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम पार्ट, जो है एक तरह से। यह एनसीईआरटी में सिलेबस से भी इसको हटा दिया गया है। लीफ है, लीफ का जो है पढ़ेंगे, लीफ इज अ लेटरल, है ना, लेटरल इन द सेंस कि जैसे ये आपका स्टेम है, ये इसके लेटरल साइड में जो आपका लीफ बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर है ना, आपका जैसे हाथ का पाँव है तो पाम जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है ना। बॉर्न ऑन द स्टेम, कहाँ पे बन रहा है? तो ये स्टेम पे जो है, नोड जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे जो है आपका ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इट डेवलप्स एट द नोड, है ना, नोड पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आपका नोड है, ये नोड है। एंड बियर्स ए बर्ड इन इट्स एक्सिल, और इसके एक्सिल, ये ना, ये एक्सिल हो गया, जैसे ये
स्टेम है और ये आपका लीफ है, ये पेटियोल है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सिल। इसको बोलते हैं एक्सिल। और इसमें जो भी बनेंगे उसको बोल देते हैं, इस एक्सिल में जो बनेंगे स्ट्रक्चर उसको बोल देते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिल यानी कि, है ना, बात समझ गए कि ये हो गया। और यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, इस एंगल, ये ना, ये जो एंगल आपका बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिल। और इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसको बोलेंगे एक्सिलरी। है ना, बर्ड बन रहे हैं तो एक्सिलरी बर्ड बोल देंगे। लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, और ये बर्ड बाद में जा करके, है ना, इस तरह का फिर ब्रांच बनाएगा, ऐसे करके नया ब्रांच बनाएगा। और ये आपका लीफ तो है ही, है ना। तो ये लेटर जो है याद रखना है, एक्सिलरी बर्ड लेटर क्या बनाएंगे, ब्रांच बनाते हैं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट। लीफ जो है वो ओरिजिनेट करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। जो लिप्स होते हैं, अगर हम लीफ की बात करें, तो ये स्टेम का जो है एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे करके ये आपका लीफ प्राइमोडियम बनाता है। ये लीफ प्राइमोडियम ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे। और यहाँ पे अभी नोड इंटरनोड जो है स्पष्ट दिखा नहीं है, बहुत पास पास में। और फिर ये आगे ये ग्रोथ करेगा, है ना, तो ये इस तरह से, जो यहाँ पे मान लेते हैं ये नोड है, ये इलोंगेट होते ही चला गया। यहाँ पे यही जो प्राइमोडियम था, यही आपका लीफ ऐसे करके बड़े डेवलप हो करके ऐसे बन जाते हैं। फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये प्राइमोडियम जो है ये लीफ बन जाएगा। अब फिर ये है मैच्योर होकर के बड़ा लीफ बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो लीफ बन रहा है, एक्चुअली कहाँ से बन रहा है, तो ये इस रीजन से बन रहा है ना। इस रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, वही जो है लीफ आपका बनाता है। और जैसे जैसे आगे ग्रो होते चला जाएगा, हर नोड पे आपको लीफ ग्रो करते हुए मैच्योर लीफ बनते हुए दिखेगा। अब है और एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब, है ना, इधर आपका स्मॉल मिलेगा, है ना, टॉप पे। और इधर जो है ओल्डर जो लीफ होंगे, यंग यंग जो लीफ होंगे वो स्मॉल होंगे। और जो ओल्डर लीफ होंगे वो लार्ज होंगे, बिगर साइज का होगा, है ना। ओल्डर जो है आपका बेस में है और यंग में जो है आपका ऐसे ऊपर में है। तो एक्रोपेटल ऑर्डर समथिंग जो है ऐसे, है ना, ऐसे जो है इधर नीचे में बेस पे जो है आपका ओल्ड, और टॉप पे जो है आपका यंग स्मॉल लीफ, और ओल्डर जो है आपका बेस में होंगे और लार्ज हो। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। समथिंग ऐसा। बड़ा, है ना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर छोटा, है ना, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके जो है ये एक्रोपेडल में होते हैं। ये आपका यंग लीफ है, स्मॉल है, ये ओल्ड है, ये लार्ज है। समथिंग ऐसे जो है आपका इस ऑर्डर में जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लीफ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे, है ना, चाइना रोज का एक लीफ का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है। ये आपका स्टेम है ना, ये आपका पेटियोल हो गया, ये जो है पेटियोल हो गया, है ना, ये आपका पेटियोल हो गया।
और यहाँ पे दो स्टिप्यूल निकले रहते हैं, ऐसे करके और एक ऐसे करके। दो स्टिप्यूल यहाँ पे निकले हुए हैं। और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी होते हैं, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पेट्यूल जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लीफ बेस, जहाँ पे स्टेम से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लीफ बेस। और ये आपका हो गया लेमिना, ये जो पोर्शन हो गया ये लेमिना हो गया। तो लीफ में हम लोग क्या देखे, ये स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया, यहाँ पे जो है ना, ये लीफ बेस हो गया, ऐसे करके जो है ये लीफ बेस है, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका नोड है, यहाँ पे जो है नोड है, यहीं पे आपका ये बना। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टिप्यूल होते हैं, छोटे छोटे स्टिप्यूल होते हैं लीफ से जो है सटा हुआ। और यहाँ पे आपका बर्ड बन जाते हैं ना। और ये आपका लेमिना हो गया, लेमिना, ये आपका पेट्यूल हो गया, पेट्यूल है ना, इसको बोलते हैं पेट्यूल, जो कि एक तरह से मिड रीव जो है लेमिना के अंदर बनाएंगे। वैन है, जाइलम फ्लोएम इसके थ्रू जो है जाएंगे, इसके थ्रू वाटर और फूड जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये फिर आपका वैनलेट्स बनाएंगे, है ना, ऐसे करके छोटे छोटे जो है फिर वैनलेट्स बनेंगे इसमें जो है इस तरह से, इस तरीके से। तो ये आपका लेमिना, ये हो गया पेट्यूल, ये जो पार्ट था यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो पेट्यूल हो गया। ये जो पार्ट है ये बेस हो गया, लीफ बेस हो गया, जो स्टेम से आपका जुड़ा हुआ है। और ये जो पार्ट था वो स्टिप्यूल है, वो छोटा छोटा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको ग्रीन ग्रीन जो है दिखेगा, समथिंग जो है ये इस तरह के दो, है ना, लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है पर छोटा छोटा जो है होता है। और यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो लीफ का कौन कौन पार्ट हो गया, लीफ बेस, लेमिना एंड पेट्यूल, ये तीनों मिला करके आपका बनाते हैं लीफ। तो लीफ में आपका क्या हो गया, लीफ बेस प्लस पेट्यूल प्लस लेमिना, या इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों मिलके बनाता है आपका लीफ, है ना, ये तीनों मिलकर बनाता है आपका लीफ। तो a typical leaf consists of three main part, क्या क्या, तो लीफ बेस, पेट्यूल, पेट्यूल मतलब वही जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर एंड लेमिना, ये आपका लेमिना हो गया, है ना। और लीफ बेस यहाँ वाला पोर्शन जो अटैच्ड है स्टेम से। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस, लीफ बेस से जो है वो लीफ अटैच्ड होता है स्टेम, and may bear two lateral small leaf-like structure called stipules, है ना, इसको बोलते हैं stipules, जो है ना छोटा छोटा पतला पतला पत्ते की तरह होता है। आप चाइना रोज अगल बगल में अगर होंगे कहीं पे प्लांट, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। इन मोनोकोटिलिडनस, या फिर मैं प्रैक्टिकली, चूंकि मॉर्फोलॉजी एक प्रैक्टिकल से ज़्यादा, हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है, तो ऐसे कुछ जो है मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट का कुछ वीडियोज भी जो है इससे रिलेटेड जो है डाल देंगे, वहां पे भी आप देख सकते हैं। द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग, है ना, इन मोनोकोटिलेडन्स में जो लीफ बेस होता है वो स्टेम को, जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है और ये आपका नोड है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये एक्सपेंड होता है, ऐसे करके, है ना, चारों तरफ से इसको, है ना, स्टेम को ढक लेता है ना। और यहाँ से फिर आपका पेटियोल से निकला हुआ रहता है। तो लीफ बेस कह रहा है कि मोनोकोटलेस, आप घास उसमें देखेंगे, मेज में देखेंगे,
मेज में पत्ते देखिए जो है, वो लेमिना जो है आपका इधर बाहर में ऐसे करके, है ना, यहाँ से ऐसे किए हुए रहेंगे, और यहाँ पे ये कवर किया हुआ था स्टेम को, यहाँ से लेकर के ये पे कवर किया हुआ था स्टेम को। तो वो आपको दिखेगा ग्रासेज में, है ना, शुगर केन में दिख जाएगा, मेज में आपको दिखेगा, ग्रासेज में भी जो है इसको आराम से देखने को मिल जाता है। तो सीथ बनाता है, और है ना, कवर स्टेम को कवर करता है, या तो पूरी तरह से कवर कर लेगा या पार्शियली कवर करेगा, पार्शियली और होली, होली मतलब पूरी तरह से चारों तरफ उसको कवर कर लेगा। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous. तो लेगुमिनस प्लांट में जो होते हैं वो ना ऐसे करके प्लांट है, इसमें इस तरह से स्वेल कर जाते हैं, है ना, ये आपका स्टेम है, लीफ बेस जो है स्वेल कर गया ना, तो इसको बोलते हैं पल्विनस। कहाँ पे मिलेंगे? लेग्यूम प्लांट में, है ना, वहां पे आपको ये जो बेस है, लीफ बेस सोलन, लीफ बेस को ही जो हम लोग पल्विनस बोल देते हैं, और ये आपका लीफ हो जाएगा जो, और ये आपका पेटियोल हो जाएगा ना, ये पोर्शन जो आपका पेटियोल हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना लिखा हुआ है कि जो आपका लेगुमिनस प्लांट है, इन सम लेगुमिनस प्लांट्स में लीफ बेस बिकम सोलन, which is called pulvinus. The petiole help hold the blade to light. पेट्यूल क्या करता है, उस ब्लेड को, है ना, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है ताकि उस पर लाइट जो है प्रॉपरली पड़ जाए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये अगर फ्लेक्सिबल है तो पेट्यूल लीफ बेस जो है आपका फ्लटर करता है विंड में, है ना, ऐसे करके हिलता है, है ना, फड़फड़ाता है, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर उसको कहते हैं तो हवा चलेगी तो फिर वो थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता है, जो फ्लटरिंग करवाता है विंड में। इससे क्या होता है, देयर बाय कूलिंग द लीफ, इससे क्या होता है, लीफ जो है कूल होते हैं। जैसे अगर आप पंखा चलते हैं तो कैसे आपको कूलिंग का फीलिंग आती है ना, क्योंकि फ्रेश फ्रेश जो है आपका हवा आएंगे, और जो आपके वाटर वेपर्स हैं जो मान लीजिए स्वेटिंग हो रही है तो वो वाटर वेपर बन के बाहर निकलेंगे, तो जो हीट आपके ऊपर पड़ रही थी वो हीट डायरेक्ट बॉडी पे न जा करके वाटर को वेपराइज करने में खर्च हो जाते हैं। तो समथिंग वैसे ही लीफ में बहुत सारे स्टोमाटा है, तो फिर वो जब हवा में ऐसे करके फ्लटिंग करेंगे, नए नए फ्रेश एयर आएंगे, तो वाटर वेपर बनेंगे, और वो वेपर जो है इवेपोरेट होते जाएंगे। इससे जो है कूलिंग इफेक्ट जो है लीफ को मिलता है। ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर, है ना, लीफ सरफेस पे फ्रेश एयर को लाता है पत्ते के हिलने डुलने से। लेमिना और द लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। तो लेमिना या लीफ ब्लेड जो है तो वो ग्रीन पार्ट होता है और एक्सपेंडेड होता है, ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये ग्रीन पार्ट यहाँ पर है। हाँ, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच विथ वेन्स एंड वैनलेट्स, इसमें आपका वैन भी प्रेजेंट है, और ऐसे करके वैनलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, इससे वैनलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। देयर इज usually a middle prominent vein which is known as the midrib। तो midrib कौन हो गया, ये जो prominent vein होते हैं ना, ये prominent vein, इसी को हम लोग midrib बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं midrib, है ना, ये prominent vein है। veins provides rigidity to the leaf blade, और ये कहीं ना कहीं rigidity प्रोवाइड कराता है ना, पत्ते को एक्सपेंडेड रूप में रखने में हेल्प करता है। अगर नहीं, अगर वैनलेट्स रहेंगे तो पत्ते जो है एक्सपेंडेड रूप में नहीं रह पाएंगे। जैसे घर पे अगर घर हम लोग बनाते हैं तो उसमें रॉड, है ना, इस लगाते हैं, फिर उस पे सीमेंट वेमेंट लगाते हैं, तो कहीं कहीं वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। वैसे वैन और वैनलेट्स यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता है, और इससे
लीफ को एक्सपेंडेड रखने में हेल्प करता है। When provides rigidity to the leaf blade and act as a channel of transport for water, minerals and food materials। और इसके थ्रू जो है फूड मटेरियल्स, मिनरल्स, वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होता है। द शेप, margin, apex, surface and extent of the incision of lamina varies in different leaves। अलग अलग लीफ में इसका शेप, लीफ का शेप अलग होगा, मार्जिन अलग टाइप का होगा है। मार्जिन मतलब ये आपका मार्जिन है, किसी में ऐसे है, किसी में जो है आपका मार्जिन इस तरह से है। sorry। और इंसिजन किसी में जो है पूरा इंसिजन, जैसे ये इंसिजन है, ये क्या है आपका इंसिजन धस जाना है ना, मार्जिन का धसना है ना। ये मान लेते हैं आपका मिडरीव है ना। तो इस तरीके से इंसिजन हो जाना, किसी किसी में जो है ये इंसिजन इतना होगा कि समथिंग ऐसे करके धस जाएंगे, यहाँ पूरे मिडरीव को टच कर लेंगे जो है ऐसे है ना। तो आपका शेप, मार्जिन, एपेक्स है ना। एपेक्स में जैसे किसी में इस तरह का है, किसी में इस तरह का है ना, किसी में मान लेते हैं समथिंग इस तरह का देखने को मिल सकता है आपका, इस तरह का। तो अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा है ना। वही कह रहा है कि अलग अलग लीफ में अलग अलग तरह का होगा। वेनेसेंस की अगर बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। वेनेसन का अरेंजमेंट किस तरह से है ना। मान लेते हैं ये आपका लीफ है और इसमें वैन ऐसे रेटिकुलेट नेटवर्क बना रहा है, ऐसे करके एक नेटवर्क बना रहा है ना। उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। When the vanlet form a network, the venation is termed as reticulate। बैकवर्ड में आपको एक तरह का वेनेशन देखने को मिलता है। 5.4 का जो बी है यहाँ पे, इसमें ये फैन है ना, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरह का ना नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। When the veins run आपका पैरेलल टू ईच अदर है ना, विदिन ए लेमिना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। यहाँ पे देखिए एक इस तरह से पैरेलल है, फिर ये पैरेलल है, फिर ये आपका पैरेलल है ना। ऐसे भी हो सकता है या किसी लीफ में जो है आपका ऐसे भी पैरेलल हो सकता है, ऐसे भी पैरेलल हो सकता है। तो पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकोटिलेडन्स में देखने को मिलता है। The leaves of the dicotyledonous plant generally possess a reticulate venation। जनरली उसमें कैसा होता है, डाइकोटिलेडन में रेटिकुलेट होता है। यहाँ पे जो है पीवाईक्यू पूछा गया है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं वेनेशन से है ना। लीफ बेस वाला यहाँ पे जो है आपका पल्विनस वाला, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका वेनेशन से आते हैं, फिर नोड रूट में होंगे नहीं होंगे वहाँ पे क्वेश्चन जो है बनता है ना। स्टेम में लीफ कहाँ से बनता है, नोड से बनता है, वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। रूट ऑफ रीजन ऑफ रूट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो। तो ये सब चीज़ों को गौर से देखना है, स्ट्रेसफुली जो है ना, मतलब प्रेशर दे करके हर एक लाइन को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को बनाना है। टाइप्स ऑफ लीफ सिंपल है ना। लीव्स सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन इनसाइड। यानी कि अगर ये लेमिना ऐसे करके है ना, या फिर अगर ऐसे है, अगर इंसिजन है भी तो पूरी तरह से मिड रिब को टच नहीं किया है ना। अगर मिड रिब को टच कर जाएगा तो फिर वो कंपाउंड हो जाएगा। अगर इंसिजन डू नॉट टच द मिड, अगर व्हेन इनसाइड अगर इंसिजन है तो इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। ये मिडरीव को टच नहीं कर रहा है, ये मिडरीव है बट इंसिजन जो है मिडरीव को टच नहीं किया, वो यहीं पे आकर के रुक गया, यहीं पे आकर के रुक गया, मिडरीव को टच नहीं किया। तो ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। और व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरीव, अगर वो मिडरीव तक टच कर जाता है और लीफ जो है और उसको ब्रेक कर देता है, लेमिना को ब्रेक कर देता है ना। इसे यहाँ पे देखें, ये
पहले ऐसे कंडीशन था, पहले जो है ऐसे कंडीशन रहा होगा, बट इसमें अब क्या हुआ, ये अब लिफलेट में बन गया, ऐसे ऐसे जो है ये लिफलेट में बन गया है ना। ये अब ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया और ये मिडरीव को टच कर गया, सारा जो है इंसिजन मिडरीव को टच करी। यहाँ पर भी देखिए क्या है कि टिप ऑफ द पेटियोल पे पूरी तरह से इस तरह से मिडरीव जो है को वहाँ पे टच कर रहा है ऐसे करके। ये दोनों कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। एक होता है अगर इस तरह से कंडीशन है तो इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड, है ना। और अगर इस तरह से है तो आपका हाथ का फिंगर जैसा लगेगा, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, पाम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये है ना, अगर इंसिजन पूरी तरह से मिडरी को टच कर गया तो फिर उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल है तो भी जो है स्टेम है तो वहां पे बर्ड होंगे, ये स्टेम है तो यहाँ पे आपका बर्ड होंगे, ये आपका स्टेम है तो यहाँ पर भी आपको बर्ड देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी आपको बर्ड देखने को मिलेगा। बट लिफलेट में आपको बर्ड जो है देखने को नहीं मिलेगा, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ द लिफलेट। ये जो है आपका लिफलेट है, ये क्या है, लिफलेट्स, है ना, ये सब लिफलेट्स है। यहाँ पे आपको बर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन नो ऑक्सिलरी बर्ड्स, यहाँ पे कोई आपको ऑक्सिलरी बर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ये पहचान है ना। कोई देख करके पूछेगा क्या ये देखने में लगता है लीफ, बट ये लीफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड आपको प्रेजेंट नहीं है, ये लीफ का, है ना। ये इंसिजन इतना दूर तक हुआ को मिडरिव को टच कर गया और ये एक अलग लिफ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, बट वो लिफलेट्स है, यानी कि लिफ का ही मॉडिफाइड जो है छोटा छोटा पार्ट में वो टूट गया। बट इसके एक्सिल में आपका रेगुलरली बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट हाँ, कंपाउंड लीफ ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा मिल कर करके ये लीफ हो गया, है ना। इसलिए इसको पहचानना भी जरूरी है, ये पूरा एक लीफ और ये जो है लीफलेट है, ये क्या है, लीफलेट। इसको हम लीफ नहीं बोलेंगे, ये पूरे को ये लेमिना हो गया, और लीफ तो खैर हम पूरा पेटियोल और लीफ बेस को मिला करके हम लोग लीफ बोलेंगे। तो ये चीजें हैं थोड़ा ध्यान देने वाली बात। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, है ना, कंपाउंड लीफ चर्चा की ये पिनेटली हो जाएगा और ये आपका पामेटली लीफ होता है। तो पिनेटली आपको द नंबर ऑफ लीफर्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। अच्छा, जो कॉमन एक्सिस था ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो मिडरीव है ये मिडरीव को अब हम लोग रैकिस बोलते हैं, है ना। अब ये मिडरीव को रैकिस हम लोग बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ में। पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो है आपका रैकिस है विच रिप्रेजेंट्स द मिडरीव ऑफ द लीफ लेमिना, है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। Palmately compound leaves है, the leaves are attached to the common point at the tip of the petiole। टिप ऑफ द पेटियोल मतलब ये है आपका स्टेम है, ये आपका लीफ बेस, और ये आपका टिप ऑफ द पेटियोल है, यहाँ पे जो आपका इस तरीके से टिप ऑफ द पेटियोल, ये आपका टिप ऑफ द पेटियोल है, और जो है ये लेमिना ऐसे करके, है ना, लीफलेट जो यहाँ पे अटैच है इससे जो। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका कॉटन में देखने को मिलेगा, पामेटली कंपाउंड लीफ कॉटन में देखने को मिलेगा, और पिनेटली जो है वो नीम में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अगल बगल में देखने को मिल जाएगा दोनों तरह का, बट एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसे तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद लास्ट है स्टेम लीफ का जो है पार्ट वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस लेक्चर को यहाँ खत्म करेंगे।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलोटैक्सी का मतलब होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच पे लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो आपको एक फिगर में ही समझ लीजिए। तो चाइना रोज है, इसका लीफ में देखिएगा, ये आपका एक है ना स्टेम है, एक लीफ इस यहाँ पे नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, एक नोड पे एक लीफ, तो दूसरे नोड से दूसरा लीफ, बट वो दूसरे डायरेक्शन में अपोज है ना, अपोजिट अल्टरनेट रूप में है। एक इधर है तो एक इधर है, फिर 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 इधर है ना, एक इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अल्टरनेट फैशन में है ना। और एक नोड पे एक ही है। बट आप गुआवा का देखिए, एक नोड पे दो लीफ है, एक इधर है, इसके जस्ट अपोजिट में एक और है, फिर दूसरा नोड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक लीफ, फिर उसके अपोजिट में एक लीफ, फिर तीसरा नोड यहाँ पर है, एक लीफ यहाँ पर, फिर इसके अपोजिट में एक और लीफ। इसको बोलते हैं अपोजिट, जो कि गुआवा में आपको देखने को मिलता है या कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। अब ये एक लीफ का प्रकार देखिए, है ना, यहाँ पे नोड है, नोड पे आपको बहुत सारे लीफ देखने को मिल रहा है। एक ही नोड पे वर्ल में एक चक्र में जो है ना, बहुत सारे लीफ आपको देखने को मिल रहा है। ये दूसरा नोड पर है, मोर देन टू लीफ आपको प्रेजेंट, मोर देन टू लीफ एक ही नोड पे प्रेजेंट है, तब उसको बोलते हैं वर्ल्ड। जब एक ही नोड पे दो है और दोनों एक दूसरे के विपरीत में है तो उसको बोलते हैं अपोजिट। बट इसमें एक नोड पे दो, है ना, एक नोड पे दो लीव्स होगा, इसमें मोर देन टू लीव्स होगा एक नोड पे, और इसमें जो है एक ही होगा एक नोड पे जो है। ये ध्यान देने वाली बात है। और अल्टरनेट फैशन में होगा, यहाँ पे अपोजिट फैशन में होगा, और यहाँ पे है ना वर्ड में होगा, एक चक्र में होगा। तो याद रखना है एक इसका एग्जांपल, दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ड। फिगर 5.6 में हम लोग देख चुके हैं। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी, अ सिंगल लीफ, है ना, याद रखना है सिंगल लीफ राइज एट द ईच नोड। ध्यान देने वाली बात है, ईच नोड पे आपका सिंगल लीफ राइज करेगा इन अल्टरनेट मैनर, एक डायरेक्शन में, एक एक राइट दूसरा लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, ना ऐसे करके फैशन में आपका चाइना रोज में आपको देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, और सनफ्लावर में देखने को मिलेगा जो है। इसमें देखने को मिलेगा MSC, कौन से मस्टर्ड, ऐसे सनफ्लावर, सी से आपका चाइना रोज। इस चाइना में जो है आपका अल्टरनेट जो है देखने को मिलता है। अपोजिट जो है आपका ए पेयर ऑफ लीव्स राइज एट द ईच नोड, ये ध्यान देने वाली बात है, एक नोड पे दो लीफ बनेंगे और दोनों एक दूसरे से अपोजिट में होंगे ईच अदर, है ना। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, कैलोट्रॉपिस में और गुआवा में। कैलोट्रॉपिस में क्या होता है, एक बार जो है ऐसे और ऐसे रहेंगे, दूसरा नोड पे वो ऐसे सब ऐसे, है ना, फिर जो है ऐसे ऐसे, फिर दूसरा नोड पे से मान लेते हैं ये ईस्ट, ये आपका मान लेते हैं साउथ नॉर्थ, ये आपका ईस्ट वेस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ नॉर्थ, फिर यहाँ पे जो दूसरा होंगे वो ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। बट गुआवा में साउथ नॉर्थ, तो ऐसे ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इसको विजुलाइज करना चाहिए, है ना, अगल बगल में कैलोट्रॉपिस का प्लांट कैसा होता है, गुआवा का कैसा होता है ना, कॉटन का प्लांट कैसा होता है, नीम का प्लांट कैसा होता है, इसको विजुलाइज करना चाहिए। चाइना रोज का कैसा होता है ना, उसका लीफ फ्लावर सब जो है देखना चाहिए, मस्टर्ड का कैसा होता है, सनफ्लावर का कैसा होता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो है ना, याद करना बड़ा आसान होता है। अब है लास्ट, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म a whorl, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड, है ना लीफ जो है। और ये एस्टोनिया में मिलेगा,
है ना। ये रोड के किनारे जो है आपको बहुत सारे एल्चोनिया का पेड़ जो है देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग आगे वाला पोर्शन जो बचा हुआ है उसको देखेंगे जो है। तो होप जो है आप लोगों को जो है ना, एनसीईआरटी को जो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़े, इससे जो है बहुत बेनिफिट मिला होगा, है ना। और बहुत सारी चीजें जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी, बहुत सारी जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हुई होगी वो चीजें आप समझे होंगे। तो आज जो है क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।